जब मैं कोई इलेक्शन में वोट करने जाता हूँ, भले वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो या एमएलए एमपी का इलेक्शन हो, मेरे माइंड में दो चीजें रहती है। जिसको मैं वोट करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए क्या करेगा, मेरे अपनों के लिए क्या करेगा। अब जब मुतवल्लियान इकराम वोट डालने के लिए आएंगे, उनके माइंड में, दिल में दो चीजें रहते हैं। मेरे लिए सर्वर बेग क्या कर सकते हैं, और जिस इदारे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। आपका नुमाइंदा बनके जो भी शख्स जा रहा है एक मेंबर की हैसियत से, तो वो मैं अपने 6 भाइयों की तरफ से भी मैं अपील करता हूं, मेरी एक नहीं, जो भी खड़े हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वफ की प्रॉपर्टीज, अल्लाह की प्रॉपर्टीज जो बचाने का इरादा है, तो जज्बा भी रहना कि भाई जो लायक है वो अंदर जाए। वो मेरे दिल में है, मुझसे भी अगर कोई लायक हो तो वो अंदर जाए। कि मेरा सीरियल नंबर 5 है और 5 सीरियल नंबर को सर्वर बेग के नाम के बाजू आप 1 लिखिए और आप अपना फैसला, सही फैसला दीजिए। ये आगे चल के इंशाअल्लाह मेरे में जज्बा है। मैं आज एक सही में मुझे एक दर्द सा महसूस हो रहा है। मैं एक बात करने में मैं हकला रहा हूं, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी ये लास्ट स्पीच ना रहे वफ के बारे में। अल्लाह मुतवल्लियों को हिदायत दे, जज्बा है मेरे में। इंशाअल्लाह मुतवल्ली मुझे सेलेक्ट करे और मुझे काम करने का एक मौका दे। इंशाअल्लाह आपकी जो इज्जत और भरोसा आप रख रहे हैं उस पर मैं खरा उतरूंगा, आपकी इज्जत और भरोसे को आंच आने नहीं दूंगा। अगर वाकई में ये चीजें जो कह रहे हैं अगर वाकई में हो जाते हैं, सच कह रहा हूं, तो मुसलमानों के अच्छे दिन आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ अवकाफ का जो इलेक्शन 19 तारीख की नवंबर को कर्नाटका के 4 डिफरेंट जोन्स में होने वाला है, जिसमें 6 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। मुतवल्ली जमरे से इलेक्शन होने वाला है, जिसमें कर्नाटका के रजिस्टर्ड मुतवल्ली इकराम है वो जाकर वोट डालेंगे। इसमें मेंबर चुना जाएगा। उसके बाद जो इस कमेटी के दूसरे मेंबर्स हैं, जैसे डिफरेंट कोटा से होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली से, पार्लियामेंट से, बार काउंसिल से, इन तमाम मिलकर चेयरमैन को चुनेंगे। अब हमारे साथ बात करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन 6 लोगों में हमारे साथ मौजूद है, सरवर बेग साहब, जिनको बैकिंग है कर्नाटका के स्टेट वफर हाउसिंग मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की। बेंगलुरु की मशहूर और मारूफ रोशन मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको मैं कम से कम 10 साल से ज्यादा अगर मैंने इनके काम को देखा है। भले रिसेंटली 4 साल पहले कोविड में जिस तरह से इन्होंने काम किया हो, या स्टूडेंट के लिए में काम किया, हेल्थ केयर में काम किया, खुद हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम कई इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं कि अगर कर्नाटका के मुतवल्लियान इकराम इनको सेलेक्ट करें, इनको वोट दे, तो किस लिए वोट दें, और अगर ये वोट लेकर ये कामयाब होते हैं तो आइंदा 5 सालों में हमारे इदारे में काम करने वाले उन हजरात की किस तरह से उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फलाह बहबूदी कैसा करेंगे, इन तमाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन रुक गया है आपके इलेक्शन के लिए। मैं कुछ मुतवल्लिया खान से बात कर रहा था, तो जितने कह वो कह रहे थे आपका नाम फ्रंट रनर जैसा है। इतना यकीन क्यों है कि आप फ्रंट रनर हैं? क्यों कर्नाटका के मुतवल्लियान इकराम आपको वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इज्जत से नवाजा और मैं ज़रिया बन के जो मुझे सेलेक्ट किए, मेरे बड़े भाई बीजेड जमीर अहमद खान साहब, मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर का ओहदा लेके मैं बात नहीं करता, बीजेड जमीर अहमद खान साहब मेरे बड़े भाई की हैसियत से मुझे, तुम इस लायक हो, खड़ो इलेक्शन करके, मुझे जो वो जरिया अल्लाह का बन के जो मुझे वो ताकीद किए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और जैसे आपने बताया कि मुतवल्लियान आपको मिले और बोले आप जीत गए करके, फ्रंट रनर में बोल रहे थे। अच्छा, तो मैं उन सब मुतवल्लियान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उतना भरोसा मेरे पे रख के कि ये लड़का, ये जो भी है नौजवान काम करेगा, ये जो भरोसा वो रखे हैं उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है, तो अल्लाह ने उन मुतवल्लियान को हिदायत दी है कि भाई इस बार कुछ चेंजेस लाएंगे। वफ़ के जो मैंने पिछले स्पीचेस में भी कहा था, वो स्पीचेस सुन के और जो भी मैंने मुतवल्लियान को मिला है, वो लोग मुझसे कन्विंस है। मैं एक नॉर्मल मुतवल्ली की हैसियत से उनके
एक कॉमन मुतवल्ली जो जैसे वो हैं उस हिसाब से मेरा राब्ता है, इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। वो भरोसा उन्हें है, इसलिए वो शायद बोल रहे हैं कि मैं फ्रंट रनर में हूँ। अच्छा जनाब, पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन है काफी डिफरेंट मायने रखता है, क्योंकि गेबर सिर्फ इंपॉर्टेंट आज नाजुक बन गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर आई है, फिर हंगामा हुआ, 21 मेंबर की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हैदराबाद के असदुद्दीन अवैसी साहब भी उसमें हैं, नासिर हुसैन साहब बेंगलुरु के भी हैं, पूरा इंडिया दौरा कर, ऐसे नाजुक हालात में अब जो इलेक्शंस हो रहा है, सबसे बड़ा मसला है हमारे इदारों की तहफ़्फ़ुज़ की। जितने मुतवल्ली अकरान अगर आपको वोट दे, आप में कौन सी काबिलियत है जिस काबिलियत को आपको वोट दे? जैसे आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात की, तो मैं बोलना चाहता हूं कि पहले लैंड बैंक यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डिफेंस की है इंडिया में, और दूसरी रेलवे की है, बाद में वक्फ की है। अभी क्या है, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब मिनिस्टर बनने के बाद ये वक्फ अदालतें करके ये चीज को हमारी प्रॉपर्टी कितनी है क्या है करके कर्नाटक में लेके आए। तो आज आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर आवाजें उठ रही हैं जी। मैं उनकी सपोर्ट में नहीं, मैं कौम की तरफ से एक कौम का, एक मुतवल्लियों का नुमाइंदा बन के बात कर रहा हूं कि ये लोग, मेरे हिसाब से ये लोग चाहते हैं कि यही तक कर्नाटक में एंड हो जाए। अगर ये चीज हर स्टेट में वक्फ अदालत होने लगी, हर डॉक्यूमेंट सही होने लगा, तो हमारा जितना भी लैंड हमारी है, जो हम लोग थर्ड पोजीशन में है, अगर हमने अक्वायर कर दी तो हमारी कौम की तरक्की बहुत हो जाएगी। वो दूर अंदेशी देख रहे हैं जी। तो यही कर्नाटक में खत्म करने के लिए हमारे वीजेड जमीर अहमद खान मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं जी। और वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर आ गया तो हमें जो प्रॉपर्टीज जो हमें प्रोटेक्ट करनी है, तो समझो हमारे 20 to 30% प्रॉपर्टीज रहेंगी बचत, डॉक्यूमेंटेशन सही ना होने की वजह से वो सब गवर्नमेंट अक्वायर कर सकती है। सर उसमें एक पॉइंट आपको मैं बीच में बताया जरूर, उस वक्फ अमेंडमेंट बिल में एक पॉइंट है कि पावर को डिप्टी कमिश्नर्स को देने की उसमें बात कही गई है। इसलिए कही गई कि वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से काम सही नहीं कर रहा है, लार्ज सेल करप्शन उसमें हो रहा है। इस बार आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है? वक्फ बोर्ड में देखिए हर आदमी करप्शन है करप्शन है करप्शन है बोल रहा है, पर करप्शन से ज्यादा अगर आप बोले काम सही तरीके से सही ढंग से नहीं हो रहा तो मैं इसको मानता हूं जी। क्योंकि देखिए वक्फ प्रॉपर्टीज अगर हमें बचानी है तो पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन हमें सही करने हैं। Absolutely. अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है, कोई भी आके खड़ जाए, अमित शाह खड़ जाए, नरेंद्र मोदी खड़ जाए या कोई भी आके खड़ जाए, हमारे पास डॉक्यूमेंट सही है तो हमें किसी के सामने आजिज होने की, सर झुकाने की या लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें पहले डॉक्यूमेंटेशन को सही करना है। तो आप बोले कि इस वक्त में इलेक्शन कर्नाटक में आ गए, तो देखिए वक्त के हालात को समझते हुए अभी विंटर सेशन में ये लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो हमारे मिनिस्टर साहब का इरादा क्या है कि उससे पहले इलेक्शन का वक्त भी था तो इलेक्शन करवा दे वक्त पे, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारे पे लागू नहीं होगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या है, एक क्लॉज है कि टर्म अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से पहले कोई कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, तो वो ऑटोनोमस बॉडी ही रहेगी। ये उनका टर्म खत्म होने तक, टर्म खत्म होने के बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो भी ये है कि क्लॉज जो भी लागू होते हैं वो आके वो कमेटी पे लागू हो। सर मैं रोक रहा हूं आपको, दोबारा इसको कहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्शन हुआ, सब सही हो गया, आपका चेयरमैनशिप हो गई, तो कम से कम अगले 5 साल तक इसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक्ट भी बन जाए तो गवर्नमेंट का तो टच नहीं कर सकती, टच नहीं कर सकती। यस। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारी कर्नाटक में जितनी भी वक्फ के प्रॉपर्टीज हैं उसके हम डॉक्यूमेंट सही कर सकते हैं जी। और इंशाअल्लाह अगर फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को रद्द भी होने की हम दुआ कर सकते हैं। तो हम लोग 5 साल तक हमें वक्त मिल जाएगा। अगर वक्त मिला तो हम बहुत प्रॉपर्टी हमारी वक्फ की जो कर्नाटक में है बचा के हमारी कौम की, जो हमारे कौम के जो भी हमारे बुजुर्ग वक्फ करके हैं, जो भी इरादे से करके हैं, वो सब हम बचा सकते हैं। जब मैं कोई इलेक्शन में वोट करने जाता हूं, भले वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो या एमएलए एमपी का इलेक्शन हो, मेरे माइंड में 2 चीजें रहती है। जिसको मैं वोट करने जा रहा हूं वो मेरे लिए क्या करेगा, मेरे अपनों के लिए क्या करेगा। अब जब मुतवल्लियान इकराम वोट डालने के लिए आएंगे, उनके माइंड में, दिल में 2 चीजें रहते हैं, मेरे लिए सर्वर में क्या कर सकते हैं और जिस इदारे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसके लिए वो क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू मैं अपने मुतवली भाई जिसको भी मैं रूबरू राब्ता नहीं हुआ उनसे मैं माजिरत चाहता हूँ, अदबन माजिरत चाहता हूँ कि मैं आपको मिल नहीं सका। पर इंशाअल्लाह मैं बोर्ड में आने के बाद काम आके मैं करूँगा, हर इदारे में मैं विजिट करूँगा कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो, हर एक आदमी का ये रहता है। देखिए ये मुतवल्ली का नुमाइंदा बन के मुझे जाना है जी। तो एक मुतवल्ली पे पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी मुसलमानों की कि अल्लाह ने उन्हें चुना और वो मकाम दिया। तो एक मुतवल्ली का नुमाइंदा बन के मैं जा रहा हूँ बोले तो हर मोहल्ला हर इदारा मेरे अंडर में आता है। तो मुतवल्ली ऐसे नहीं कि सरवर बेग मुझे क्या करेंगे जी। मुतवल्लियों को सब फिक्र रहेगी कि सरवर बेग हमारे इदारे को क्या करेंगे, सरवर बेग वफ के प्रॉपर्टीज कैसे बचाएंगे, सरवर बेग में वो लियाकती है, ये इन्फ्लुएंस यहाँ नहीं चलेगा। चाहे मुझे देखिए बीजेड जमीर अहमद खान साहब ने मुझे अपना नुमाइंदा बोला तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये मिनिस्टर की हैसियत से नहीं बोले वो मुझे जानते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने मुझे देखा है, आपने मेरे सोशल वर्क के काम को देखा है, वफ एज ए वाइस चेयरमैन मैंने जब काम किया, जैसे मैंने खाते में खाते बनाने के लिए जैसे काम किया वो आपने देखा है। तो इसी तरीके से ये मेरे बड़े भाई ने मुझे देखा है। अगर ये मिनिस्टर की हैसियत से अगर काम करते तो एक मैं छोटा, अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत बनाया है पर रुतबे में मैं एक सिटी लेवल में हूं। तो एक सिटी लेवल के आदमी को ये कर्नाटक में लाके खड़ा रहे बोले तो मेरे में कुछ है करके एक बड़े भाई की हैसियत से लाके खड़ा रहे। अगर इन्हें मिनिस्टर की हैसियत से कुछ करना रहता तो कोई बड़ा चेहरा लाके खड़ाते जी। तो मैं अपने मुतवली भाइयों से क्लियर कर देता हूं, जो भी ये समझ रहे हैं कि मिनिस्टर सपोर्ट है, मिनिस्टर सपोर्ट नहीं, बीजेड जमीर अहमद खान एक बड़े भाई के जैसा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि अली बाबा को फलाने सपोर्ट कर रहे हैं, तनवीर सेठ साहब दादा पीर को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए वो लोग भी एज ए मिनिस्टर नहीं, उनको पसंद है, उनको उन पे यकीन होगा इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कर रहे हैं। तो इसको हम वो नजरिए से, एक पॉलिटिकल नजरिए से देखने के बदल देखिए वो भी एक मुसलमान है, वो भी अपना जो भी एक राय है पेश कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन है। तो उनकी वो चेहरे फोटोज मैं भी जमीर अहमद खान साहब का यूज कर रहा हूं, तो इस तरीके से वो भी यूज कर रहे हैं। तो उसमें मेरे को कोई गिला नहीं, पर मैं क्या चाहता हूं कि ये पूरी जिम्मेदारी मुतवल्लियों पे है जी। कि तनवीर सेठ साहब कहें या सीएम इब्राहिम साहब कहें या रहमान खान साहब कहें या नासिर हुसैन साहब कहें, भाई आपकी आखिरत हशर के मैदान में कोई नहीं आएगा। मुझे भी बीजेड जमीर अहमद खान साहब कह रहे हैं अगर मैंने भी कुछ गलती की तो आखिरत में हशर के मैदान में मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मैं जो कौम के लिए काम करके जो नेकियां मैं कमा रहा हूं तो वही मेरे काम आएंगे। अगर गुनाह कर रहा हूं तो दुनिया में ही सजा मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुतवल्लियों हजरात की कि इन्फ्लुएंस ना हो, बीजेड जमीर अहमद खान से भी ना इन्फ्लुएंस हो। मैं पहले अपने से शुरू करता हूँ, नासिर हुसैन से भी ना इन्फ्लुएंस हो, तनवीर सेठ से भी ना इन्फ्लुएंस हो, कोई भी बड़े लीडर से ना इन्फ्लुएंस हो, सीएम इब्राहिम साहब से भी ना इन्फ्लुएंस हो। भाई सब बड़े चेहरे हैं, मैं छोटा चेहरा हूँ, सब बड़े रुतबे वाले हैं, मैं छोटा रुतबे वाला एक कॉमन मैन हूँ। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप के और अल्लाह के बीच में जिस वक्त आप वोट दे रहे हैं तो कोई नहीं रहेगा। तो ये आके एक कौम के काम का, कौम के एक आपके मुतल्ली के नुमाइंदा बन के कौम के लिए, कौम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अल्लाह की प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक शख्स आपके तरफ से जा रहा है। तो आपको सही फैसला लेना है। आपके भाई कहें या आपके चाचा कहें या आपके मामू कहें या आपके दोस्त कहें या आपके लीडर कहें, इस पे ना जाएं। आप अपनी मर्जी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मुतवल्लियान वोट करेंगे, इस पे मुझे पूरा यकीन है। 5 साल का आपका प्लान क्या है? देखिए मैंने बहुत से मेरे स्पीचेस में कहा है कि मैं पहले एजुकेशन पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि एक आदमी को नहीं एक घर को सुधार देती है। अगर एक घर सुधरा तो मोहल्ले को सुधर जाएगा, एक मोहल्ला सुधरा तो एक शहर सुधर जाएगा। तो एजुकेशन पे मुझे कंसंट्रेट करना है। आपने उसके लिए कुछ प्लान बनाया, कैसे करेंगे? देखिए शुरुआत तो मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट कर दी जी। जैसे कि एक
पीयू कॉलेजेस 15 कॉलेजेस 15 कॉलेजेस हर कर्नाटक तालुक में उन्हें करने का वो इरादा रखते हैं। तो मिनिस्टर साहब ने उसका शुरुआत उन्होंने कर दिया है। तो अभी क्या है, कॉलेजेस से पीयू कॉलेज से हमें डिग्री करना है, हमें एक यूनिवर्सिटी बनाना है, हमें हमारे पास वक्फ की बहुत सी प्रॉपर्टी है जी, जिसको हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एजुकेशन पे पूरा कंसंट्रेशन करना है। ओके। और दूसरी बात, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं। मस्जिदों में देखिए, मैं इतना तक ये है कि मस्जिद में एक पब्लिक रिलेशन यानी कि PRO ऐसा PRO जैसा हेल्थ सेंटर के जैसा बनाए कि उधर अपने लोग को आधार कार्ड से रहे, कभी भी परमानेंट वक्फ के इदारे में एक ऑफिस रहे, उधर काम चले, एक लैब हो। आप सब जानते हैं कि लैब में कितना खर्चा आता है और लोग कितना चार्ज करते हैं। तो हाँ, मैं अपने लोगों का पैसा बचाऊं तो मेरी कौम की ही तरक्की होगी जी। तो लैब को हर मस्जिद में एक लैब रहे, बड़ी मस्जिद में जैसे 4 मोहल्ले मिला के एक मस्जिद, हर मस्जिद में बोले तो एक 4 मोहल्ले एक मस्जिद, क्लस्टर बनाकर 4 मोहल्लों को बना के हम लोग कर सकते हैं। तो हेल्थ पे कंसंट्रेट करना है। और दूसरी बात, रेवेन्यू जनरेट, मैं तो बहुत सी बातें कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, इंशाल्लाह हेल्थ पे काम करेंगे। इसके लिए पैसा किधर से आएगा? तो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल है, हमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और जो इरादे से हमारे बुजुर्गों ने वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है, वक्फ किया है बोर्ड को, वो उनका इरादा क्या था? कौम की तरक्की। तो जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? ओके सर, जितना आपने अभी मैनिफेस्टो कहा, इतना सब टेक्नोलॉजी रिसोर्स आप कह रहे हैं, क्या इतनी सारी चीजें कोई उम्मीद कर सकता है कि ट्रांसपेरेंटली विदाउट एनी करप्शन ये होगा फ्यूचर में? क्योंकि अब तक तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। होगा? ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करें? अकाउंटेबिलिटी जैसे कहते हैं, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। देखिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप हमारे वक्फ को लीजिए जी। वक्फ आज भी जैसे वो करीब 50 साल पहले था, आज भी वैसे ही है। ऑफिस में वही तरीके से काम चल रहा है। तो काम में थोड़ा बदलाव लाना है। वक्फ में मैं कभी भी अपनी स्पीच में कहता हूं, अपडेट करना है। अभी हमारे जितने भी मस्जिद या मदरसे, दरगाह जितने भी रजिस्टर्ड हैं, तो वो लोग रेगुलरली हम टच करते हैं, वक्फ बोर्ड आते हैं, उनका कोई ना कोई काम रहता है। तो हमें उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। तो उतना आसान डायरेक्ट कांटेक्ट करना उतने 1000 लोगों के लिए आसान नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सैंपल ऐप बनाया, टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते रहता हूं, तो मैंने एक ऐप बना के लिंक भेजा कि मुत्तवली ऐप करके। तो मुत्तवली ऐप करके मैंने लिंक बना के भेजा है। मुत्तवली ऐप बनाया। हाँ, एक सैंपल नमूने के तौर पे। तो इसमें आके मैंने, देखिए, ये एक्सपर्ट्स के थ्रू नहीं किया, मैंने एक मेरे दोस्त लोग मिलके, जो भी इंजीनियर्स हैं, तो वो लोग मिलके ये काम करके हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, मैंने सर्वे करके रखा है, रजिस्ट्रेशन, खाता अपडेटेशन, सर्वे। अब इसमें क्या है, खाता जो अपडेट होके नहीं है, एक मुत्तवली ऑफिस को आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो गुलबर्गा में रहे, चाहे वो बेलगाम में रहे, चाहे बिदर में रहे, चाहे चिकमंगलुर में रहे, वो अपना खाता अपडेट नहीं होके है तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो हमारी वक्फ ऑफिस रहती है, तो हम लोग वहां पास करेंगे। तो जैसे ये पास होगा, उन्हें मालूम पड़ेगा कि कौन से टेबल से कौन से टेबल को गया, अभी वो क्या स्टेटस में है, स्टेटस अपडेट। तो इसी तरीके से मैनेजिंग कमेटी है। समझो एक मैनेजिंग कमेटी का टर्म खत्म हुआ तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब खत्म हुआ, जब तक हम फाइल उठा के नहीं देखेंगे। तो हम लोग इधर रखेंगे कि मैनेजिंग कमेटी का टर्म खत्म हुआ, हमें मैसेज आएगा कि 1 महीना पहले या 2 महीने पहले कि इसका टर्म खत्म हो रहा है। तो हम ये कमेटी बनाने के बीच में जो भी वक्त जाया होता है उसको बचा सकते हैं। तो अगर कमेटी में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो कोई कंप्लेंट आया कमेटी की तरफ से, हम उसको बैठ के हल कर सकते हैं जी। और रही बात लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स में क्या है, सब लोग बोलते हैं हमारा लीगल जी वीक है, तो इंशाल्लाह हमारे लीगल डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करना है। जमीर अहमद खान साहब भी कह रहे थे कि भाई लीगल डिपार्टमेंट बहुत वीक है, कि हमारे लॉयर्स लोग बोलते हैं कि सामने वालों के साथ में वो एडजस्ट हो जाते हैं।
जैसे आपके कोई टेनेंट हैं, हाँ, मैक्सिमम वहीं पे ज्यादा होता है, एविक्शन ऑर्डर्स आते हैं eviction orders पर आते वक्त हैं। पे काम नहीं होता एनक्रोचमेंट के, तो इस तरीके से बहुत से, तो ये चीज क्या है, ये ऐप में अभी बहुत सी चीजें हैं, ग्रांट्स का है, तो बहुत सी चीजें हैं, तो क्या हो जाता है ये ऐप के थ्रू हम लोग एक जगह पे बैठ के पूरे कर्नाटक का जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोग समझ सकते हैं, समझ के उसका सोल्यूशन हल लेके हम हल कर सकते हैं। आपका ऐप लाइव है अभी? लाइव है। अगर मैं पब्लिश करूं, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में पब्लिश करूं तो कोई भी देख, परमानेंट रहेगा ये ऐप? परमानेंट बोले तो अपने इलेक्शन के लिए रखा है? मैं नमूने के तौर पे रखा हूँ। ओके, सैंपल एज ए सैंपल पर ये मैन्युफैक्चर। आके एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लेके, एक अच्छी सी कंपनी को लेके इसको मुझे अच्छी तरीके से अपडेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सरवर बेग साहब, बोलिए। जब आप नाम लेते हैं जमीर अहमद खान, ऐसी जब आदमी में नजर आता है कि बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है तो ये भी बड़ा आदमी है। एक मामूली सा बिदर, गुलबर्गा, रायचूरगा का एक छोटी सी मस्जिद का एक मुतवल्ली, कुछ काम है, आपसे कनेक्ट इजीली हो सकता है या आपके 50 पीए रहेंगे जहां से पहुंचना पड़े? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इंशाल्लाह देखिए जितना हो सके, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज को एक तरीके से लेके आए तो उसमें कामयाबी है। कि मैं अगर देखिए ऐप के थ्रू मुतल्ली को मालूम पड़ जाता है कि अगर मैं मेंबर बनूं या इंशाअल्लाह अल्लाह तरक्की दे के मुझे चेयरमैन भी बना दे अल्लाह की मर्जी से, तो क्या है ये वक्त में ये आदमी अवेलेबल है या नहीं, मुझे ऐप के थ्रू हर मेंबर का, हर चेयरमैन का मैं इंफॉर्मेशन डेली अपडेट करना, अगर नहीं है कहीं मीटिंग पे है, इस वक्त नहीं है, तो मुतवल्ली को मालूम पड़ जाता है कि ये वक्त ये नहीं है, तो मुतवल्ली आके अपना वक्त जाया नहीं कर जी। क्योंकि मैंने देखा है सर, दूर दूर से बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, घंटे घंटे बैठते हैं, अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता, वो मायूस होकर चले जाते। नहीं, वक्त जाया नहीं करना मुतवल्ली, वही बात बोल रहा हूं मैं कि वक्त मुतवल्ली जाया नहीं करना। अगर मुतवल्ली विद अपॉइंटमेंट आना, यस, you create that system, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं जितना बोल रहा हूँ एक साथ पूरा तो नहीं होगा, पर स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटी वाइज कौन सी पहले जरूरत है, प्रायोरिटी वाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अब बनाएंगे इंशाअल्लाह, जरूर बनाएंगे। टीम को लेके काम करेंगे और मेंबर के अलावा जो भी मुतवल्लियान इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको साथ लेके काम करेंगे। और आपकी एक मीडिया की टीम रहेगी ताकि जो भी आप प्रोग्राम्स करते हैं, ये करते हैं, लोगों को उसके जरिए से इंफॉर्मेशन जाएगी। इस तरह मैं बोल रहा हूँ मीडिया बोले अभी ऐप बना दिया तो ऐप में एक आइकॉन रहेगा कि क्या हो रहा है वफ बोर्ड में, वफ बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है। और मैं इतना तक कहना चाहता हूं कि मेरे मुतवल्लिया हजरात को एक ट्रेनिंग सेशन भी रखा जाएगा, क्योंकि जितने भी मुतवल्ली हैं मैं जो जाके मिल रहा हूं बहुत मासूम है। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुतवल्ली को जानना चाहिए कि उसका काम कैसे हो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उन्हें जज्बा है, बहुत जज्बा है, बहुत मासूम है। उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि अगर वो कोई एक मुतवल्ली 20% जानता हो कि भाई 80% जान ले, कोई मुतवल्ली 80% जानता हो कि ट्रेनिंग सेशन से 100% जान ले। मैं ऐसा नहीं कहता हर मुतवल्ली ट्रेन नहीं है करके, पर 100% ट्रेन नहीं है तो हम लोग उसको ट्रेनिंग देने का एक सेशन रखेंगे। मुतवल्ली से जितना हम मिलेंगे उतनी हमारी रिलेशनशिप और भी बढ़ेगी। फाइनली सर, कैमरा देखकर अपील कीजिए कि मुतवल्ली का नाम कल जब। और एक और चीज मैं ही आपसे बोल देता हूं कि एम्प्लॉइज का बहुत लोग बोलते हैं करप्टेड हैं सर, ग्रांट्स को पैसा लेते हैं, ये लेते हैं, तो वो क्यों करते हैं? अगर कर रहे हैं तो क्यों करते हैं? आप देते ही नहीं उनको तनख्वाह। देखिए आज के जमाने में वो भी हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, जो भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हें बोर्ड से क्या सेफ्टी है, सिर्फ तनख्वाह मिलती है। तो इंशाअल्लाह उस पे भी मैं इवन हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब मिनिस्टर्स के साथ भी मैंने डिस्कस किया है कि भाई उन्हें सेफ्टी दो। अगर कोई हॉस्पिटल में, उनका एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई उनका फैमिली मेंबर एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, भाई उसके पास सेविंग्स नहीं है, छोटा आदमी है, तो समझो उसको कोई खर्च भी नहीं दे रहा, कोई तरीके से उसको हॉस्पिटल की बिल बनने पैसा नहीं मिल रहा, तो कोई एक आया मुतवल्ली, उसका काम है, मुतवल्ली ने ऑफर किया, तो क्या होता है मजबूरी हालात में उसको लेना पड़ जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार लिया वो आदत सी बन जाती है। सही बात। तो हम लोगों को क्या है, ये हमारे एम्प्लॉयज के लिए, कुछ फैमिली के लिए इंश्योरेंस बनाना है और इंशाअल्लाह एक बैतुल माल
एम्प्लॉयज के लिए खोलना है, विदाउट इंटरेस्ट उनकी जरूरत पे उन्हें लोन देना है जो सैलरी से कट डाउन होगा। ये तो हम लोग वही, हमारी फैमिली है ना, हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे। इवन मुतवल्ली हमारी फैमिली है और एम्प्लॉयज भी हमारी फैमिली है, तो इस हिसाब से करने का बहुत इरादा है। थैंक यू सर। अभी आप कैमरा देखकर एक मुतवल्ली से एक अपील इसलिए ऐसे कीजिए कि कल वो जब वोट डालने के लिए जाएं तो उनके माइंड में आपका नाम क्यों आए। मैं मेरे मुतवल्लियान हजरात से, बहुत से हजरात से मिलके हूँ और बहुत कम हजरात से नहीं मिला मैं, खासकर बेलगाम और गुलबर्गा डिवीजन में तो मैं रूबरू उनसे मेरा बातचीत भी नहीं हुई, तो मैं अदबन जिससे भी नहीं मिला उनसे एक बार फिर मैं माजिरत चाहता हूँ। पर मैं मिलने से ज़्यादा मैं मीडिया में आने से ज़्यादा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको मैसेज पहुँचा रहा हूँ मीडिया के थ्रू, जिसको मैं नहीं मिला। तो आप लोगों ने सब देखा होगा, तो इंशाअल्लाह आपको मुझ पे भरोसा है और सही मेरी बात में आपको कुछ सच्चाई दिखती है, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब मुझे इलेक्शन को खड़ा के हैं, तो थोड़ी देर के लिए बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब बहुत काम कर रहे हैं माशाअल्लाह कौम के वास्ते। अभी मैं तारीफ करूं तो वो क्या हो जाएगा कि ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं बीजेड ज़मीर अहमद खान, इसीलिए तारीफ कर रहे हैं करके बात आती है। बीजेड ज़मीर अहमद खान बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, तनवीर सेठ साहब ने भी वफ़ में बहुत काम की, नासिर हुसैन साहब काम कर रहे हैं, भाई हर लीडर काम कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, लीडरों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। आपका नुमाइंदा बनके जो भी शख्स जा रहा है एक मेंबर की हैसियत से, तो वो मैं अपने 6 भाइयों की तरफ से भी मैं अपील करता हूं, मेरी एक नहीं, जो भी खड़े हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं वफ़ की प्रॉपर्टीज, अल्लाह की प्रॉपर्टीज जो बचाने का इरादा है, तो जज्बा भी रहना कि भाई जो लायक है वो अंदर जाए, वो मेरे दिल में है, मुझसे भी अगर कोई लायक हो तो वो अंदर जाए। तो मैं आप लोगों से क्या बोलता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए किसी की बात में किसी को भी अपनी फैसले में बड़ा ना बनाएं। अपना फैसला आप मुतवल्ली हैं खुद लें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लें, क्योंकि जो भी वहां जाके बैठेगा उसने नेकी की तो आपको नेकी मिलेगी, उसने कुछ गुनाह किया तो उसके भी आप हकदार हो जाएंगे। तो आप सोचिए, मैं बड़ा चेहरा नहीं हूं, मेरे से बड़े चेहरे इलेक्शन में खड़के हैं, तो मैं उतना मेरा चेहरा या मेरा रसूख उतना बड़ा नहीं है। अल्लाह ने मुझे साहिब हैसियत बनाया है, तो मैं 24 आवर्स वफ़ के काम में दे सकता हूं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हम 6 लोगों में सही 2 लोगों को लेके जाएं। पर फॉर्मेलिटी है, मुझे अपील करना है, तो मैं अपने तरफ से मैं अपनी अपील भी कर लेता हूं कि मेरा सीरियल नंबर 5 है, और 5 सीरियल नंबर को सरवर बेग के नाम के बाजू आप 1 लिखिए और आप अपना फैसला, सही फैसला दीजिए। ये आगे चल के इंशाअल्लाह मेरे में जज्बा है। मैं आज एक सही में मुझे एक दर्द सा महसूस हो रहा है, मैं एक बात करने में मैं हकला रहा हूं, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी ये लास्ट स्पीच ना रहे वफ़ के बारे में। अल्लाह मुतवल्लियों को हिदायत दे, जज्बा है मेरे में, इंशाअल्लाह मुतवल्ली मुझे सेलेक्ट करे और मुझे काम करने का एक मौका दें। इंशाअल्लाह आपकी जो इज्जत और भरोसा आप रख रहे हैं उस पर मैं खरा उतरूंगा, आपकी इज्जत और भरोसे को आंच आने नहीं दूंगा। ये 2 बात कहते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके नेक इरादों में कामयाबी दे। व्यूअर्स और मुतवल्लिन इकराम, जितना इनसे हमने अभी गुफ्तगू की, इतनी देर तक हमने बात की, अगर वाकई में ये जो चीजें जो कह रहे हैं अगर वाकई में हो जाते हैं, सच कह रहा हूं तो मुसलमानों के अच्छे दिन आ जाएंगे।
तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके जितना भी उन्होंने कहा। सबसे पहले चीज उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन काफी जरूरी है। जब तक हमारी जगह ही नहीं रहेगी तो हमारा मुस्तकबिल कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा, कैसे फलाह उसकी बहबूद होगी, इस बारे में उन्होंने बात की। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की, जो मुतवल्लियान इकराम काम करते हैं वहां पे मसाजिदों को क्लस्टर बनाकर जितने यूथ लड़के लड़कियां नौजवान आज की जनरेशन जो ज्यादातर इल्म की तरफ जा रही है उनकी इल्म को फरोख्त देने के लिए, उनको सिविल सर्विसेज इस तरह यूपीएससी इस तरह के जाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह की, क्यों मुतवल्लियान इकराम जो मसाजिद में जो नौकर क्यों वो गलती करते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं रहती, क्योंकि जिंदगी में सोशल सिक्योरिटी, जैसा अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी हुआ करती है, हेल्थ को लेकर हर चीज को लेकर, ऐसा इन्होंने बात की। क्योंकि वक्फ के जायदाद कहीं ज्यादा है, इंशाअल्लाह अगर इस तरह का हो जाता है तो वाकई में अगले 5-10 सालों में हम इस कम्युनिटी का चेंज देख सकते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, पार्लियामेंट में भी देख सकते हैं। अगर आपको इनकी बातें सही लगी तो जैसे करें 5 नंबर के आगे 1 लगाकर इनको जीत हासिल कीजिए। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।